नमस्कार, मैं सरिता चौधरी स्वागत करती हूं आप सभी का राजस्थान सरकार व वेदांता के CSI इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसका टेक्निकल पार्टनर मिशन ज्ञान है। जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का सेक्शन बी की 3rd यूनिट का 4th चैप्टर गठबंधन राजनीति। और गठबंधन राजनीति के इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने गठबंधन राजनीति का परिचय जाना, उसके प्रारंभ और विकसित होने के कारण जाने और गठबंधन राजनीति की विशेषताओं के बारे में चर्चा की। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे गठबंधन राजनीति के सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों की। यानी हम लोग जानेंगे कि गठबंधन राजनीति भारतीय राजनीति के लिए या भारतीय राजनीतिक समाज के लिए किस प्रकार से लाभकारी है और यह हमारे लोकतंत्र के सम्मुख किस प्रकार से प्रमुख चुनौती है। तो बच्चों, कॉपी और पेन साथ में लीजिए और यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि गठबंधन राजनीति के लाभ बताइए, यानी उसके सकारात्मक पक्ष बताइए, या फिर प्रश्न बनता है कि गठबंधन राजनीति के नकारात्मक पक्ष बताइए, या यह स्पष्ट कीजिए कि गठबंधन राजनीति लोकतंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौती है किस प्रकार से। ठीक है, तो बच्चों, हम लोगों ने जाना कि गठबंधन राजनीति या गठबंधन सरकार वह स्थिति होती है जब राज्य विधायिका तथा केंद्रीय विधायिकाओं के अंतर्गत किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, तब विभिन्न दल मिलकर मिलीजुली सरकार का गठन करते हैं, तो वह स्थिति गठबंधन राजनीति की स्थिति कहलाती है। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले जानते हैं गठबंधन राजनीति के लाभ क्या हैं, यानी सकारात्मक परिणाम कौन कौन से हैं और यह किस प्रकार से भारतीय राजनीतिक समाज को लाभ पहुंचाते हैं। इसके अंतर्गत पहला है कि शासन निरंकुश नहीं बन पाता। देखो, गठबंधन राजनीति के अंतर्गत या गठबंधन सरकारों के अंतर्गत क्या होता है, विभिन्न दलों की मिलीजुली सरकारें बनती हैं। अब मिला जुला मंत्रिपरिषद होता है, अनेक दलों से व्यक्तियों को मंत्रिपरिषद के अंतर्गत शामिल किया जाता है और जो सरकार बनती है वह एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत कार्य करती है, जिसके कारण जो मंत्रिपरिषद होती है वह मनमाने तरीके से कार्य नहीं कर पाती, उसे न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुसार ही कार्य करना होता है, जिसके कारण शासन अपनी नीतियां थोप नहीं सकता, क्योंकि उसे इस मिले जुले साझा कार्यक्रम के सिद्धांतों या नियमों का, नीतियों का ध्यान रखकर ही शासन व्यवस्था का संचालन करना होता है। तो इसका पहला लाभ यह है कि शासन या शासक दल निरंकुश नहीं बन पाता, अपनी नीतियां जनता पर थोप नहीं पाता। दूसरा इसका सकारात्मक लाभ है वह है कि अधिक योग्य व्यक्ति देश को प्राप्त होते हैं, अधिक योग्य जनों का योगदान देश को प्राप्त होते हैं। अब गठबंधन सरकार के अंतर्गत अलग अलग दलों से मंत्री परिषद के अंतर्गत मंत्री शामिल किए जाते हैं। अब जो मंत्रीगण शामिल किए जाते हैं, जो सदस्य शामिल किए जाते हैं, वे अपने अपने दलों के अंतर्गत प्रमुख होते हैं, प्रधान होते हैं, अधिक योग्य और सक्षम होते हैं, अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं। तो इन सभी लोगों की योग्यताओं का, दक्षताओं का, इनकी प्रतिभाओं का लाभ एक संयुक्त मंत्रिमंडल के अंतर्गत प्राप्त होता है। तो गठबंधन राजनीति का यह लाभ है कि अलग अलग दलों के प्रतिभावान जो व्यक्ति है उनका लाभ प्राप्त होता है। तो किसको प्राप्त होता है? वह हमारे देश को, हमारी राजनीतिक व्यवस्था को प्राप्त होता है। उनके हुनर से, उनकी योग्यताओं से हमारी शासन व्यवस्था के अंतर्गत परिवर्तन आता है या विकास के पथ पर वह आगे बढ़ती है। नेक्स्ट है व्यापक जन समर्थन प्राप्त होता है। अब जब किसी एक दल को बहुमत प्राप्त होता है तो उसका दायरा सीमित होता है। कई बार हमें देखने में आता है कि 20% किसी दल को मत प्राप्त हुए हैं और वह क्या होता है, बहुमत के आधार पर सरकार बना लेता है। लेकिन मानो कि किसी एक दल को 20%, किसी दूसरे दल को 30% और किसी तीसरे दल को 10% मत प्राप्त हुए और इनके संयुग्मन से जो व्यापक जनाधार बना 60%। तो बताइए कि इसके द्वारा जो कार्य किया जाएगा उसको व्यापक जन समर्थन प्राप्त है या इसके द्वारा? तो इस प्रकार से गठबंधन सरकारों को व्यापक जन समर्थन प्राप्त होता है। इसके कारण लोकतंत्र को सुचारू संचालन में यह योगदान देता है और अधिक लोगों के हित में इस प्रकार का गठबंधन कार्य कर पाता है। तो इसका एक लाभ यह भी है कि व्यापक जन समर्थन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है सशक्त विपक्ष का निर्माण। जब दो दल की प्रधानता है तो एक दल सत्ता में है और एक दल विपक्ष है।
अब होता क्या है कि जब गठबंधन सरकारें बनती हैं, राजनीति का स्वरूप जब गठबंधन स्वरूप के अंतर्गत आता है, तो बहुत सारे दल मिलकर सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते हैं और ये हमेशा होशियार रहते हैं, तैयार रहते हैं, दबाव की स्थिति के अंतर्गत रहते हैं कि शासक दल के द्वारा या शासक पक्ष के द्वारा किसी प्रकार की कोई गलती तो नहीं की जा रही, कोई कोताही तो नहीं बरती जा रही। तो ये एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, एक सजग पहरेदार के रूप में लोकतंत्र की रक्षा करते हैं। जबकि यदि एक दल विपक्षी होगा तो वह इतना मजबूती से और इतना मुस्तैदी से कार्य नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है, अतिवाद से मुक्ति मिलती है गठबंधन सरकारों के द्वारा। जैसा कि अभी हम लोग इससे मिलती जुलती बात की भी है कि जब एक दल की सरकार बनती है तो वह अपने सिद्धांतों और नीतियों को शासन में आरोपित करती है, स्थापित करती है, और इस तरह से इसके द्वारा जो नीतियां होती हैं वह शायद थोपने वाली हो सके, क्योंकि वो अतिवाद को प्रोत्साहित करने वाली हो सकती है। लेकिन जब अलग अलग दलों के द्वारा सरकार का गठन किया जाता है तो उनकी अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, अलग अलग नीतियां, सिद्धांत होते हैं, अलग अलग वर्गों के हित उनके अंतर्गत समाहित होते हैं। इस तरह से ये अतिवाद से दूर करती है, क्योंकि ये अलग अलग नीतियां, इन सब के मध्य का रास्ता इस गठबंधन सरकार के द्वारा तय कर लिया जाता है, ताकि अतिवाद से मुक्ति मिले और किसी एक दल की नीतियां जनता पर आरोपित नहीं की जाए, थोपी नहीं जाए। अब हम लोग जानते हैं गठबंधन राजनीति के नकारात्मक पक्ष कौन से हैं, और यहीं से आप लोगों का वो प्रश्न बनता है जहां यदि पूछा जाए कि गठबंधन की राजनीति लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है, कैसे समझाइए, तो आप लोगों को इन पॉइंट्स को लिखना है, बताना है। तो देखो, गठबंधन की राजनीति के अनेक लाभ भी हैं और अनेक हानियां भी हैं। अब हम लोग इसकी हानियों की बात करें, यानी इसके नकारात्मक पक्ष की बात करें, तो पहला है अस्थायी सरकारें बनती हैं। गठबंधन के अंतर्गत अनेक दल शामिल होते हैं और ये दल सदैव अपने हितों के अनुसार, यानी अपने लाभ हानि के गणित और समीकरण के अनुसार कार्य करते हैं, और जब इन्हें यह प्रतीत होता है कि हमारा ये लाभ नहीं सध पा रहा और हमें यहाँ पर हानि हो रही है, तो ये अपना समर्थन वापस लेने में देर भी नहीं लगा सकते, जिसको हम लोगों ने इसमें इतिहास के अंतर्गत पढ़ा ही है, जाना ही है कि किस तरह से दलों ने अपना समर्थन वापस ले लिया और सरकारें अल्पकाल में ही गिर गई। इस तरह से सरकारें कैसी बनती हैं? अस्थायी सरकारें बनती हैं, डोलमाल वाली सरकारें बनती हैं, सरकारें स्थिर होकर कार्य नहीं कर पाती, और इस प्रकार की अस्थिर सरकारों के कारण, अस्थायी सरकारों के कारण देश का विकास अवरुद्ध होता है, क्योंकि शासक दल को तो हमेशा यही लगता है कि किस तरह से सरकार बचाई जाए, किस तरह से गठबंधन के जो सहयोगी दल हैं उन्हें खुश रखा जाए, तो उसका सारा ध्यान है वह इस ओर ही चला जाता है और सरकारें फिर भी गिर जाती हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, गठबंधन राजनीति का यह नकारात्मक पक्ष है जो लोकतंत्र के समक्ष चुनौती प्रस्तुत करता है, क्योंकि जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो जनता की अनेक उम्मीदों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इस तरह की जब सरकारें गिर जाती हैं, इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो वो लोकतंत्र के समक्ष क्या करते हैं, चुनौती प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट है, सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव होता है। भाई कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, तो उन लोगों में रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ तो आती ही नहीं। जबकि संसदात्मक शासन व्यवस्था का प्रमुख गुण क्या होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद एक साथ तैरता है, एक साथ डूबता है, और जब वो अलग अलग परिस्थितियों, अलग अलग हितों से ग्रस्त होते हैं, प्रभावित होते हैं, या वो सब उनके पास होता है, उसको लेकर वह मंत्रिमंडल में आते हैं, तो उनमें सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं होता, क्योंकि अलग अलग दलों के सदस्यों के द्वारा मंत्रिपरिषद का गठन होता है और उनमें विचारधारागत भिन्नताएं होती हैं, और कई बार तो ये भिन्नताएं तनाव और संघर्ष का रूप ले लेती हैं और मतभेद खुलकर सामने आ जाते हैं। तो सरकार के अंतर्गत आंतरिक कलह प्रारंभ हो जाता है, संघर्ष प्रारंभ हो जाता है, और इस सामूहिक उत्तरदायित्व के अभाव के कारण, आपसी सहमति न बन पाने के कारण सरकारें निर्णय गलत ले लेती हैं, किसी भी विषय पर सहमति नहीं बन पाती हैं, और सरकार कैसी हो जाती है, अनउत्तरदायित्व, जो कैसी है, अलोकतांत्रिक स्वरूप है इसका। क्या है, अलोकतांत्रिक स्वरूप इसका स्पष्ट करता है, सरकार अनउत्तरदायी बन जाती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, कमजोर सरकार। सशक्त सरकार क्या होती है,
जो आंतरिक रूप से स्वतंत्रता पूर्वक, निर्भीकता पूर्वक साहसी निर्णय ले सके और बाहरी रूप से यानी वैदेशिक संबंधों का संचालन के अंतर्गत भी वह स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय ले सके। लेकिन सरकार तो कैसी बनी है, गठबंधन वाली सरकार बनी है, खींचतान वाली सरकार बनी है। कभी उसे कोई खींच रहा है, कभी कोई खींच रहा है, कभी कोई अपने हित के लिए दबाव डाल रहा है। ऐसी स्थिति के अंतर्गत सरकार कमजोर होती है और वह चाहकर भी स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाती, क्योंकि वह तो अपने अस्तित्व को बचाने में ही लगी रहती है, अपने सहयोगी दलों को खुश करने में ही लगी रहती है और वह अपनी अस्थिरता के कारण निर्भीकता पूर्वक निर्णय नहीं ले पाती और वैदेशिक संबंधों को तथा आंतरिक व्यवस्था का सही संचालन नहीं कर पाती है, तो मजबूत निर्णय नहीं ले पाती है। तो सरकार कैसी होती है, कमजोर सरकार होती है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री की सीमित भूमिका। अब देखो, प्रधानमंत्री, जो मंत्रियों में प्रधान होता है वह क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। और हम लोगों ने प्रधानमंत्री पढ़ा है तो उस समय जाना भी है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। यह मंत्रिपरिषद का नियंत्रण करता होता है, प्रमुख निर्देशक होता है। लेकिन इस नियंत्रणकर्ता के पास तो पावर ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये जो सारे सदस्य हैं वे अलग अलग दलों से आए हुए हैं और वे एक दलीय सजातीयता से ग्रस्त नहीं होते, दलीय सजातीयता से युक्त नहीं होते। इसके कारण जो बहुमत दल का नेता है यानी उनका जो प्रधानमंत्री है वे उसकी बात नहीं मानते, अपितु वे अपने जो पार्टी का सुप्रीमो है, अपने पार्टी का जो सर्वे सर्वा है उसके निर्देशों के अनुसार ही कार्य करते हैं। तो हर पार्टी का अलग अलग निर्देश होता है, तो उसके अनुसार वे लोग कार्य करते हैं, उसके अनुसार वो कार्य विधियां अपनाते हैं। परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री की भूमिका सीमित हो जाती है और वह एक पंगु प्रधानमंत्री बन जाता है, कमजोर प्रधानमंत्री बन जाता है, एक कठपुतली प्रधानमंत्री बन जाता है और स्वतंत्र रहकर कार्य नहीं कर पाता। इस प्रकार से प्रधानमंत्री की प्रभावशाली भूमिका भी गौण हो जाती है। किसके कारण? गठबंधन सरकारों के कारण, जो इसका एक नकारात्मक पक्ष है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय दलों के महत्व में वृद्धि हो जाती है और राष्ट्रीय एकता को खतरा पहुंचता है, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचता है। कैसे? अलग अलग हितों को लेकर अनेक प्रकार के दल गठित होने लगते हैं, छोटे छोटे क्षेत्रीय दल गठित होने लगते हैं, जैसे कि अकाली दल है, शिवसेना है। इस प्रकार से छोटे छोटे जो दल हैं वे उस क्षेत्र विशेष तक सीमित हो जाते हैं, तो संपूर्ण भारत में विखंडन पैदा होने वाली स्थिति हो जाती है, क्योंकि ये दल किसकी पूर्ति की बात करेंगे? अपने क्षेत्र विशेष के हितों की पूर्ति की बात करेंगे, न कि संपूर्ण राष्ट्र की। तो इस तरह से राष्ट्रीय एकता को खतरा होता है और ये छोटे छोटे दल जब अपने क्षेत्रीय हितों को, मुद्दे को लेकर आते हैं तो सरकार के अंदर कलह होने लगता है, संघर्ष होने लगता है, क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र विशेष को या हमारे हित विशेष को प्राथमिकता दी जाए। और इस प्रकार से अनेक बार इन क्षेत्रीय दलों के प्रभाव के कारण सरकार स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय नहीं ले पाती, प्रधानमंत्री निर्भीकता पूर्वक निर्णय नहीं ले पाता और अनेक बार वैदेशिक संबंधों के संचालन में भी इनका इंटरफेयर बहुत अधिक हो जाता है। जैसे कि ममता बनर्जी के विरोध के कारण मनमोहन सरकार, जो यूपीए की गवर्नमेंट थी, वह बांग्लादेश के साथ संबंधों के अंतर्गत दबाव में आ गई और ममता बनर्जी के दबाव के अनुसार उसने कार्य किया। तो ऐसी स्थितियां अनेक बार हो जाती हैं और इसके कारण क्षेत्रीय दलों का महत्व बढ़ जाता है और जो राष्ट्रीय स्तर के दल हैं उनका महत्व घट जाता है, जनाधार भी घट जाता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता और जो राष्ट्रीय भावना है वह कमजोर होने लगती है। ठीक है। नेक्स्ट है सुदृढ़ विदेश नीति का अभाव। जैसे अभी हम लोगों ने बात की कि कमजोर सरकार हो जाती है, प्रधानमंत्री की सीमित भूमिका हो जाती है, परिणाम स्वरूप कमजोर सरकार और जो सीमित दायित्व वाला प्रधानमंत्री है वह सुदृढ़ विदेश नीति का संचालन नहीं कर पाता। इन छोटे दलों या इन जो सहयोगी दल हैं उनके दबाव में आकर कार्य करता है, परिणाम स्वरूप स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाता। उसे जब कोई भी छोटी से छोटी संधि या समझौता करना होता है तभी वह संपूर्ण दलों की सहमति चाहता है और जब तक सहमति नहीं बन पाती है तब तक वह संधि या समझौता भी नहीं कर पाता। इसके कारण वैदेशिक संबंध कैसे होते हैं? कमजोर होते हैं। तो सुदृढ़ विदेश नीति का अभाव भी गठबंधन राजनीति की एक प्रमुख विशेषता है, इसका एक नकारात्मक परिणाम है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है सरकार की स्पष्ट नीति या सिद्धांतों का अभाव है।
अब गठबंधन राजनीति के अंतर्गत अलग अलग विचारधारा वाले दल सम्मिलित होते हैं, भाग लेते हैं। अब अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, अलग अलग नीतियां होती हैं, अलग अलग सिद्धांत होते हैं, तो उनमें आपसी कलह होता है, खींचातान होती है। बात तो कहते हैं कि मध्य का रास्ता निकाल लिया जाता है, लेकिन ये मध्य का रास्ता निकल ही नहीं पाता है। इसके कारण सैद्धांतिक और नीतिगत एकरूपता का अभाव होता है। परिणाम स्वरूप सरकार अपनी शासन व्यवस्था का संचालन नहीं कर पाती, क्योंकि उसके पास में एक स्पष्ट नीति नहीं होती कि किस नीति के अनुसार उसे कार्य करना है। तो यह भी इसका क्या है, एक नकारात्मक प्रभाव है। नेक्स्ट है, छोटे छोटे राजनीतिक दलों के निर्माण को प्रोत्साहन होता है। गठबंधन राजनीति के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जब मंत्रिपरिषद का गठन होता है तो विभिन्न दलों से सदस्य चुने जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं कि इस दल से ये व्यक्ति इस प्रकार से चुने जाएंगे, और मंत्रिपरिषद के अंतर्गत उनको शामिल किया जाता है, यानी उन्हें मंत्री पद प्राप्त होता है। तो जब अधिक महत्वाकांक्षा वाले व्यक्ति, राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले व्यक्ति यह देखते हैं कि इन छोटे छोटे दलों को मंत्री पद प्राप्त हुआ है या अधिक लाभ का पद प्राप्त हुआ है, और वह स्पेशली किनको होता है, जो इन दलों के प्रमुख होते हैं उनको होता है, तो वे सोचते हैं क्यों नहीं अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की तुष्टि के लिए किसी राजनीतिक दल का गठन कर लिया जाए। तो इस प्रकार से छोटे छोटे राजनीतिक दलों के गठन को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि वे भी क्या चाहते हैं, कोई ना कोई मंत्री या लाभ का पद प्राप्त करना चाहते हैं, और यह तय करते हैं कि यदि हम लोग चुनाव में इस प्रकार से 2 या 3 सीट जीत लेंगे तो इस दल का सहयोगी बनकर हम लोग मंत्री पद प्राप्त कर लेंगे। तो राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले जो व्यक्ति हैं वे छोटे छोटे दलों का निर्माण करने लगते हैं। तो यह लोकतंत्र को क्या करती हैं, कमज़ोर करती हैं। यह जनाधार को सीमित करने वाली व्यवस्थाएं होती हैं। तो इस तरह से यह भी गठबंधन राजनीति का एक नकारात्मक परिणाम है। नेक्स्ट है, सरकार के मंत्रालयों में तालमेल का अभाव। जैसे अभी हम लोगों ने जाना कि उनमें सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव होता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग दलों से अलग अलग विचारधारा और नीतियां और सिद्धांतों से प्रेरित दल के जो सदस्य हैं वे उस मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। परिणाम स्वरूप उनमें आपसी तालमेल नहीं होता, विभिन्न मंत्रालयों के मध्य समन्वय नहीं होता, जिसकी परम आवश्यकता होती है। अब अलग अलग मंत्रालयों में जब तालमेल नहीं होता, समन्वय नहीं होता, तो सरकार स्वयं ही अपने कार्यों में कहीं ना कहीं अवरोध पैदा कर देती है, क्योंकि उनमें आपसी संतुलन नहीं है, सहयोग नहीं है, समन्वय नहीं है, तालमेल नहीं है। इसके कारण सरकार के कार्यों में बाधा आती है। तो यह भी क्या है, यह भी एक इसका नकारात्मक परिणाम है, नकारात्मक बिंदु है। इस तरह से बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने जाना गठबंधन राजनीति के सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों के बारे में। समझ में आया? बच्चों आप लोग इसके नोट्स बना लीजिए। अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।